हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक देख लिया था, हमने अर्हीनियस इक्वेशन को देख लिया था। अर्हीनियस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था कि वो क्या होती है, ठीक है जी। उससे पहले हमने क्या देखा था, तो हमने हाफ लाइफ को देख लिया था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर को देख लिया था, अलग अलग लाइफ टाइम्स पे हमने अलग अलग लाइफ टाइम्स को हमने निकालना सीख लिया था, लाइक T 60%, 70%, 75, 80 एनीथिंग, ठीक है जी। तो ये सब भी हमने सीख लिया था। इसके अलावा हमने क्या सीखा था, हमने फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये सब भी सीख लिए थे, इनके ग्राफ्स वगैरह भी देख लिए थे, ठीक है जी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इलोबरेट करके पढ़ेंगे किसको, तो अर्हीनियस इक्वेशन को, ठीक है जी। कि अर्हीनियस ने किस तरह इस इक्वेशन को जस्टिफाई किया और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर इसकी इक्वेशन में जो हर एक वेरिएबल होता है उसका क्या मतलब होता है, वो वेरिएबल क्या होते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उनको करते हैं कैलकुलेट। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। आ जाइए, आइए। तो हमें पता है कि हमारी जो अर्हीनियस इक्वेशन होती थी, अर्हीनियस इक्वेशन वो क्या होती थी हमारे पास, तो अर्हीनियस इक्वेशन हमारे पास होती थी K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है जी। ये होती थी हमारे पास, वेयर K इज, सभी को पता है, रेट कांस्टेंट, ठीक है जी। A का नाम होता था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, समझेंगे क्या होता है आज की क्लास में। इसके अलावा E आपको पता है एक्सपोनेंट होता है, ठीक है जी। एंड E क्या होता है, E तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये भी समझेंगे, ठीक है जी। एंड R क्या होता है आप सभी को पता होगा, गैस कांस्टेंट, या बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड इसके अलावा क्या होता है हमारे पास, तो T एंड T इज टेम्परेचर, ठीक है जी। अब हम समझेंगे कि एक्चुअली टेम्परेचर के बढ़ने से रेट क्यों बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट क्यों बढ़ता है। उसके लिए हमें पहले क्या जानना होगा, तो पहले हमें जानना होगा एक्टिवेशन एनर्जी को। और एक्टिवेशन एनर्जी को जब पूछा गया अर्हीनियस से, तो अर्हीनियस ने एक ग्राफ बना के उसको समझाया, बोले कि अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी को समझना है तो आप इस ग्राफ को समझिए। उन्होंने यहां पे रखा रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स को। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स क्या बताते हैं, तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स बताते हैं कि रिएक्शन कितनी हो चुकी है, बेसिकली एक्सटेंट बताते हैं कि कितनी हो चुकी है। अभी प्रोडक्ट है, अभी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आगे जाके क्या बनेगा, फिर कैसे बनते प्रोडक्ट बनेगा, ये बताता है। यानी रिएक्शन की जर्नी को दिखाता है एक तरह से। अच्छा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स में क्या हो सकते हैं, बॉन्ड लेंथ हो सकती है, बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है, कुछ भी जो रिएक्शन की ऑनगोइंग या रिएक्शन की प्रोग्रेस को दिखाए, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या होती है, तो यहाँ पे होती है पोटेंशियल एनर्जी। इस ग्राफ में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है, नीचे से ऊपर की तरफ, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स इधर से लेफ्ट टू राइट, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर एनर्जी पे रिएक्टेंट्स होते हैं, और किसी पर्टिकुलर एनर्जी पे और आगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स में आगे, देखिए रिएक्टेंट पहले होगा, प्रोडक्ट उसके बाद आएगा। तो प्रोडक्ट एक तो आगे आएंगे और एनर्जी में इससे कम होंगे या ज्यादा, तो एनर्जी में प्रोडक्ट हमेशा तभी बनता है जब रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल हो, और ज्यादा स्टेबल होने के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम, ठीक है जी। तो यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी कुछ कम होगी, ये P। अब अर्हीनियस ने ये बताया कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो वो सीधा ऐसे नहीं चला जाता है, ठीक है जी। वो सीधा मूव नहीं कर जाता है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ऐसे मूव नहीं करता है बिल्कुल भी, ठीक है जी। किस तरह से मूव करता है, तो उन्होंने बोला कुछ इस तरह से मूव करता है। तो बोले ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि रिएक्टेंट कुछ एनर्जी खुद पोजेस करता है, उसके बाद एक हाई एनर्जी की चीज बनती है बीच में, रिएक्टेंट से एक हाई एनर्जी स्टेट बनती है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट,
इंटरमीडिएट या रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको, ठीक है जी। इंटरमीडिएट बनता है पहले, जो कि एक हाई एनर्जी स्पीशीज होती है, ठीक है जी। इंटरमीडिएट होता है जो कि एक हाई एनर्जी की स्पीशीज होती है, ठीक है जी। ये बनेगी पहले, उसके बाद ये जो हाई एनर्जी की स्पीशीज है ये प्रोडक्ट में जाएगी। तो हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए एक बार यहां पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है जी। हाई एनर्जी यानी कि इतनी एनर्जी पे कुछ पहुंचना पड़ेगा। अच्छा जी, अब क्या होता है कि ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये तो ई ऑफ रिएक्टेंट होती है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या होती है, तो ये होती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं डेल्टा एच, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। डेल्टा एच इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। एंड यहां से यहां तक जो होती है इसको बोलते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है जी। अच्छा, और ये जो एनर्जी होती है नीचे से यहां तक, इसको बोलते हैं ई थ्रेशहोल्ड यानी कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो ये मान लीजिए कुछ यहां से यहां, इसको बोलते हैं ई थ्रेशहोल्ड, ठीक है जी, यानी कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जहां तक रिएक्टेंट को पक्का पक्का पहुंचना पड़ेगा अगर उसको प्रोडक्ट बनना है तो, ठीक है जी। अब कुछ एनर्जी तो खुद में होती है और कुछ उसको खानी पड़ती है। खानी कौन सी पड़ती है, यानी कि गेन कौन सी करनी पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है जी। और ये क्या होती है, खुद में, खुद का और प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एच, ठीक है जी, यानी कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब क्या है, अब हमें पता करना है कि ये जो ये है यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी है, ये क्या है, तो ये है एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू फॉर्म इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनाने के लिए या इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सवाल, ये जो यहां से यहां तक की एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी कि ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी हुई है, ठीक है जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये आएगी कहां से, ठीक है जी, ये आती कहां से है, तो इसका आने का बहुत आसान तरीका है कि जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट जो होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम्स, अगर रिएक्टेंट अकेला है तो एटम्स, ठीक है जी। मॉलिक्यूल्स जब क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलाइड यानी एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, तो उससे क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है। और कई बार इस कोलिजन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी, इस कोलिजन की एनर्जी क्या हो जाती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाती है, यानी कि मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है, मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है, ठीक है जी। मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है। अब जब मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है तो ये जो कोलिजन है, ये जो कोलाइड किया है, इसको हम बोल देते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोल देते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। और इसी इफेक्टिव कोलिजन से क्या होते हैं, तो रिएक्टेंट इंटरमीडिएट तक पहुंचता है, और रिएक्टेंट अगर इंटरमीडिएट तक पहुंच गया तो प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है जी। इससे आगे तो अपने आप चला जाएगा, आपको तो यहां तक पहुंचाना है, ठीक है जी। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने से एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी अगर सफिशिएंट है, जो कि मतलब कहने का मतलब क्या है, सफिशिएंट का मतलब क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, यानी कि थ्रेशोल्ड बैरियर पार करने के लिए काफी है, तो क्या होगा, तो उसको बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। और वो कोलिजन क्या करें, उस कोलिजन से क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब कई कोलिजन बेकार भी होते होंगे, कई कोलिजन ऐसे होते होंगे जिनमें एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी तक ना पहुंच के कुछ इतनी पहुंचती होगी, यहां तक पहुंच गई बस,
कुछ और भी कम यहाँ तक ही पहुँच पाई, ठीक है जी, कुछ और कम यहाँ तक पहुँच पाई, ठीक है जी। तो ये सारे कोलिजन हमारे काम के नहीं होते, ये इनइफेक्टिव होते हैं, इफेक्टिव नहीं होते क्योंकि इनसे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से कुछ होता है क्या कि एक्टिवेशन एनर्जी को जो है अर्हीनियस ने एक्सप्लेन किया कुछ इस तरह से कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है जी। तो इसको देख लीजिए एक बार, यानी कि बेसिकली एक लाइन में कहें तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट की एनर्जी का डिफरेंस। अच्छा, रिएक्टेंट ये एनर्जी कैसे पा सकता है, तो कोलिजन्स करके। अब कोलिजन्स, हर एक कोलिजन तो ऐसा होता नहीं जिससे एक्टिवेशन एनर्जी इतनी एनर्जी मिल सके, तो जो होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी प्रोवाइड करने लायक उनको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन और उनसे प्रोडक्ट बनता है, और बाकी सब होते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन और उनसे प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो ये हमारी अब तक की कहानी है, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब एक बात समझिए, अगर मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं और थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, वो जितने ज़्यादा होंगे, वो पर यूनिट टाइम जितने ज़्यादा होंगे या ओवरऑल जितने ज़्यादा होंगे, रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा थ्रेशोल्ड बैरियर को पार करेंगे, जितने ज़्यादा इंटरमीडिएट बनेंगे, उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल पार कर रहे हैं, ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट है, ठीक है जी। अच्छा, रेट ज़्यादा कब होगा, मतलब कि मॉलिक्यूल ज़्यादा कब पार करेंगे, जब इफेक्टिव कोलिजन्स ज़्यादा हों। जब कैसे कोलिजन ज़्यादा हों, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन कब ज़्यादा होंगे, जब मॉलिक्यूल तेज तेज से टकराएं, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है जी। यानी किसी तरह अगर हम क्या कर दें, अगर हम मॉलिक्यूल्स को तेज तेज टकराने लग जाएं, तो अपने आप ही ज़्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस करने लगेंगे, और ज़्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस करने लगेंगे तो क्या होगा, तो रेट अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो आइए एक बार देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट, कि टेम्परेचर देने से क्या होता है इस वाली कहानी में, ठीक है जी। तो जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की। क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है जी। मूवमेंट फास्ट हो जाती है जैसे ही टेम्परेचर देते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, तो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन क्या हो जाते हैं, कोलिजन फास्ट हो जाते हैं, कोलिजन फास्ट। और अगर कोलिजन फास्ट होंगे और ज़्यादा फास्ट भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। फास्ट जो होंगे, जो तेज स्पीड से टकराएंगे, वो क्या हो, वो ज़्यादा फोर्स से टकराएंगे, ये भी होता है। देखिए, एक तो आराम से आके कुछ टकराए और एक आराम स्पीड में आके टकराए, तो स्पीड में आके टकराएंगे तो क्या ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेंगे, ठीक है जी। तो वही कुछ यहाँ पे हो रहा है, कोलिजन फास्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो यानी कि क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाता है तो यानी कि रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है जी। तो इसलिए क्या हुआ, अर्हीनियस ने क्या कहा कि अर्हीनियस ने कहा कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। पर उसने ये इस तरह से नहीं कहा, उनका जो कहने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। आइए उस तरीके को समझते हैं। क्या अर्हीनियस ने बोला कि जो रेट कांस्टेंट है, या बेसिकली हम कहें, फिलहाल हम रेट को लेकर चलते हैं। जो अर्हीनियस ने बोला कि जो रेट है वो क्या है, वो ज्यादा होगा अगर ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल क्या करें, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करें। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रखें। समझ पा रहे हैं, जिनके कोलिजन ज्यादा एनर्जी जनरेट करें, या बेसिकली क्या कहें कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इस बैरियर को पार कर सके। यानी कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास क्या हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हो, ठीक है जी। यानी कि मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी से कुछ ज्यादा एनर्जी हो, उससे क्या होगा, रेट बढ़ेगा। तो उन्होंने यही बोला कि रेट is directly proportional to molecules
अब मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का नंबर निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनका नंबर निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो अरेनियस थे उन्होंने क्या किया, उनने फ्रैक्शंस का यूज किया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो उन्होंने लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द डिजायर्ड थिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। तो यहां है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन ई थ्रेशोल्ड। ठीक है जी, हैविंग एनर्जी मोर देन ई थ्रेशोल्ड। तो कुछ ये हमने किया। ठीक है जी, तो इस तरह से हमें क्या पता लग गया कि ग्रेटर एनर्जी जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो जो उन मॉलिक्यूल्स के नंबर के या उन मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन के जो इस बैरियर को पार कर रहे हैं। ठीक है जी, ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा फ्रैक्शन बैरियर को पार करेगा, रेट ज्यादा। ठीक है जी, कम बैरियर फ्रैक्शन को पार कर कम फ्रैक्शन बैरियर को पार करेगा, रेट कम। ठीक है जी, यानी कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल पार करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट होगा। ये हमें किसने बोला, अर्हेनियस ने। तो चलिए उसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। तो जब उनसे पूछा गया कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन ई थ्रेशोल्ड क्या होगा, तो उन्होंने बोला ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये होता है क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन ई थ्रेशोल्ड। ठीक है जी, तो यानी कि रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी के। ठीक है जी, अच्छा अब रेट में क्या होता है, तो रेट इक्वल टू किसके होता है, रेट हमें पता है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट किसके इक्वल होता है, के इंटू ए रेज टू पावर ऑर्डर के इक्वल होता है। अब आपको बताया अगर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी नहीं टेम्परेचर से, कंसंट्रेशन पे तो टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किस पे पड़ेगा, ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट पे। तो उसने क्या बोल दिया कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। और जब उन्होंने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया a, ठीक है जी, इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। कुछ इस तरह से किया, जहां पे a क्या होता था, तो a होता था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है जी, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों बोलते थे, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता था ना, जो इफेक्ट होता था टेम्परेचर पे, इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट, वो क्या होता था, मोर देन ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी होता था। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसलिए नहीं बोलते हैं कि ये ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी से पहले आता है, वो तो आप बाद में भी लिख सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो आप बाद में भी लिख सकते हो, तो ये पोस्ट एक्सपोनेंशियल नहीं हो जाएगा बाद में लिखने से। इसको प्री एक्सपोनेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, इसका जो इफेक्ट है के पे वो इस पूरे से ज्यादा है। ठीक है जी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ए को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। ये आपको पता ही है क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी। आर हो गया गैस कांस्टेंट और टी हो गया हमारे पास टेम्परेचर। तो कुछ इस तरह से हमारे पास चलता है। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास रिएक्शन आई। अब एक बार इस रिएक्शन का लॉग वाला हिस्सा देख, इसके दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेके देख लेते हैं इसका, और इसके ग्राफ्स को प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं, इतने को देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसी इक्वेशन को क्या लेने वाले हैं, पहले लॉग की फॉर्म में लेने वाले हैं और फिर इसके ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास इक्वेशन है k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है जी,
अब मैं दोनों तरफ इसके नेचुरल लॉग ले रहा हूं, ln k इज इक्वल टू ln a इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है जी, एंड ln m इंटू एन इज इक्वल टू ln m प्लस ln n, ठीक है जी, यानी कि ln a अलग हो जाएगा, बीच में लगेगा प्लस का साइन, और ln e रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है जी। ln और e एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ये सीधा आ जाएगा, ln k सेम चल रहा है, ln k यहाँ पे ln k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln a माइनस ई ए बाय आर टी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम क्या प्लॉट करेंगे, ln k वर्सेस 1/t को प्लॉट करेंगे, ठीक है जी, ln k वर्सेस 1/t को प्लॉट करेंगे। तो ये देखिए, ये हुआ y, ये 1/t अगर मैं अलग से लिख दूं तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ ना, 1/t, ठीक है जी, ऐसे भी लिख सकता हूँ, बात तो वही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है जी। अच्छा, m क्या है, माइनस ई ए बाय आर तो होगा m, दैट इज स्लो, ठीक है जी, x क्या है 1/t, एंड c क्या होगा ln a, तो यानी कि c y एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट होगा c, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, तो ln a वैल्यू होगी, ठीक है जी। स्लोप नेगेटिव है, यानी कि क्या होगा, डिक्रीज होगा, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसलिए स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या है हमारे पास, माइनस ई ए बाय आर, ठीक है जी, और यहाँ पे हमने वो नीचे क्या ले रखा है, तो 1/t ले रखा है, और यहाँ पे क्या ले रखा है, ln k ले रखा है, ये लीजिए, ये हमारा हो गया ग्राफ, ठीक है जी। तो अर्हीनियस इक्वेशन में बस इतना ही है, ठीक है जी, अर्हीनियस इक्वेशन में इतना ही, न्यूमेरिकल्स के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है जी। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और आती है, वो मैं और आपको बता देता हूँ, उसके बाद बस आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, ठीक है जी। तो एक छोटी सी चीज़ और है, वो देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर दे रखा है T1, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी, या RT1 बेसिकली, और T2 पे यही क्या हो जाएगी रिएक्शन, तो ये हो जाएगी ln k, क्या K1 होगा, क्योंकि K चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, तो ln K2 इज इक्वल टू ln a, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा, माइनस ई ए बाय आर T2, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो अब इनको अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ln K2 माइनस ln K1, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेंगे, इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर T2 माइनस ln a प्लस ई ए बाय आर T1, ठीक है जी। ln a से ln a कैंसिल हो गया, एंड ई ए बाय आर बाहर आ गया, ठीक है जी, अंदर क्या बचा, ई ए बाय आर बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है जी। ये किसके इक्वल आया, ln K2 बाय K1 के, K2 ln K2 माइनस ln K1 क्या हो जाएगा, ln K2 बाय K1, तो ये कुछ हमारे पास आ गया, ये लीजिए RT2, इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ नीचे, ln K2 बाय K1 इज इक्वल टू ई ए बाय आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है जी। जब दो टेम्परेचर पे हमें सीधा कंपेयर करना हो तो अर्हीनियस इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, ठीक है जी। इसको देख लीजिए ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है जी। आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने अर्हीनियस इक्वेशन को जाना, आज हमने ये पता किया कि अर्हीनियस इक्वेशन के पीछे लॉजिक क्या है या बेसिकली एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसको एलन वाली फॉर्म देखी, नेचुरल लॉग वाली फॉर्म देखी अर्हीनियस इक्वेशन की, और उसके बाद हमने क्या जाना, तो इसका ग्राफ के बारे में जाना, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसकी दो टेम्परेचर वाली फॉर्म दैट इज दिस, इसके बारे में जाना, ठीक है जी।
तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर और उसमें हम देखेंगे कोलिजन थ्योरी, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा कैटलिस्ट के बारे में भी जानेंगे, ठीक है जी। तो जुड़े रहिए अगले लेक्चर में भी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए PRVV एकेडमी। थैंक यू।